हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हम लोगों का जो हुआ है उसमें हमने स्क्वायर रूट बेस्ड फंक्शन पढ़ लिए थे जिनके डोमेन हमने निकाले थे और लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ लिए थे। बहुत से लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि कहाँ इक्वल टू लगता है, कहाँ ग्रेटर देन लगता है, कहाँ लेस देन लगता है, वो मुझे समझ में नहीं आया। तो कहाँ क्यों नहीं समझ में आया? जब मैं पीछे के 2 लेक्चर में ये सारी बातें कन्फर्म कर चुका हूँ तो आप उसको ध्यान से देखिए। जब मैं वहाँ पे बता चुका हूँ, आपको एक एक मेथड बता चुका हूँ, आपने इसका मतलब लेक्चर ध्यान से देखा नहीं। जब आप लेक्चर नहीं ध्यान से देखेंगे तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको समझने के लिए पिछला पहले देखना पड़ेगा, तभी अगला समझ में आएगा। फिलहाल आज हमारा वैसे तो टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के डोमेन होंगे, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो स्क्वायर रूट पे ही बेस्ड है। तो आपको मैं एक बार और बता देता हूँ कि अगर ये इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस है, दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है ना। इसमें वास्तव में इसमें भी डिनोमिनेटर है, तो मैंने क्या बोला, ये पूरा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अंडर रूट के अंदर है। समझ आ गई बात? तो ये पूरा उठाना पड़ेगा आपको। ये ऐसे नहीं दिया ऊपर, ये ऐसा दिया होता, ठीक, या ऐसा दिया होता तो अलग बात है, या ऐसा दिया होता, ये सब चीजें अलग है, ठीक है। ये बिल्कुल अलग है, इसमें पूरा अंडर रूट के अंदर है तो पूरा उठाना है। लेकिन अगर ऐसे केस बन जाते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग देखे जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज तो मैं पहले वाले लेक्चर में बता ही चुका हूँ आपको कि जैसा बताया गया उसमें अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। मैंने जो आपको बताया है उस पर काम करिए, आप अपनी तरफ से उसमें तो लगाइए ही मत, तो सबको समझ में आएगा। अब ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको पर्टिकुलर दिए हुए हैं जिसमें x माइनस मॉड ऑफ x और x प्लस मॉड ऑफ x दिया हुआ है और आपसे कहा गया है कि डोमेन निकालो। तो आपको ये देखना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको मॉड ऑफ x की कंफर्मेशन पता होनी चाहिए कि मॉड ऑफ x क्या करता है। तो आपको मैं बता दूं कि मॉड ऑफ x जो है वो ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, और ये इस वजह से होता है कि ये 2 वैल्यू देता है, एक प्लस x एक माइनस x। प्लस x ये तब देता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस x ये तब देगा जब x लेस देन 0। तो ये 2 केस होते हैं, और इन्हीं की वजह से आपको हर वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, चाहे x की वैल्यू पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। उन दोनों ही हालातों में ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो इसकी वजह यही होती है। अब इसका कैसे निकालना है आपको, तो सॉल्यूशन फर्स्ट का करते हैं हम, ध्यान से देखिएगा। लॉजिक में वही क्रिएट करूंगा जो पीछे के क्वेश्चन में मैंने क्रिएट किए थे, बस आपको समझना है। जैसे इफ x माइनस मॉड ऑफ x लेस देन 0, ठीक, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर है और लेस देन 0 हो गया अंडर रूट के अंदर का पूरा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आने का मतलब है इमेजिनरी, मतलब देन फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? अब इसमें जरा इक्वल टू वर्ड लेके देखिए, क्योंकि आपके पास साइन 3 होते हैं, ग्रेटर, एक इक्वल, एक लेस। लेस आपका डिनाई हो चुका है, जरा इक्वल लगा लो। अब इक्वल रखोगे तो इसका मतलब है ये पूरा 0 हो गया, और 1/0 होता है इन्फिनिटी, मतलब उन हालातों में भी फंक्शन कैसा होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। और यही वजह है कि ना तो यहाँ इक्वल लिया जाएगा ना ही यहाँ लेस लिया जाएगा। तो आपके पास क्या बचा? देन आपके पास बचा x माइनस मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। ठीक, अब आप एक चीज को समझ चुके कि भैया लेस देन होगा तो भी आपका कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट में जाएगी, और इक्वल टू होगा तो भी आपकी कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट में जाएगी। ठीक, यानी कि ऐसे कोई भी x रखेंगे आप जो कि इसको लेस देन कर दे 0 से तो भी नहीं ले सकते, और इक्वल टू कर दे तो भी नहीं ले सकते। चेक करवा देता हूं मैं। आपने कहा x बराबर 0, तो जब आप 0 रखेंगे यहाँ पर तो ये 0 कर देगा और 0 हो जाएगी कंडीशन, तो 0 बराबर 0, मतलब कि आप ये कंडीशन बिल्कुल सही ले चुके हैं। ठीक, जबकि x बराबर 0 जरा यहाँ रखिए, 0 माइनस 0 इज 0, 0 इज नॉट अ ग्रेटर देन 0, तो इसलिए यहाँ तो फिक्स नहीं हो रही। इस वजह से लेस देन इक्वल टू जो कंडीशन है वो आपको लेनी ही है। और इक्वल टू क्यों ले रहे हो? क्योंकि इक्वल रखने पर ये 0 हो रहा है, और 0 हो रहा है तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है? डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली अगर आप कोई नेगेटिव वैल्यू रखते हैं, सपोज आपने -1 रखा, तो -1 और यहाँ पे देखिए, यहाँ -1 रखा है मॉड के अंदर, बट वो मॉड से बाहर प्लस होके आएगा, बट एक माइनस ये लगा हुआ है, तो -1 और -1 मिलकर हो गया -2, और -2 0 से छोटा ही होता है, और -2 0 से छोटा है, मतलब यहाँ घटने पर फंक्शन को इमेजिनरी बना देगा, और अगर इमेजिनरी बना देगा तो फंक्शन हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। इस वजह से ये जो इनइक्वालिटी आपने ली है ये बिल्कुल सही ली है, इसलिए आप चेक कर सकते हैं इसे। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी कंडीशन पे कि अब जब ये दोनों केस नहीं बन रहे तो फिर ये बनना चाहिए। जरा इसको भी चेक कर लीजिए, तो ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है वो बोल रहा है x माइनस मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। जरा चेक करिए, इफ x बिलोंग्स टू रियल
मान लीजिए हम पहले पॉजिटिव रियल लेते हैं, तो पॉजिटिव जैसे 1 है, 1/2 है, 1/3 है, 2 है, 3 है, 4 है, 100 है, कुछ भी, मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू। 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि यहाँ जो 0 आ रहा है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं, क्योंकि जितने भी पॉजिटिव रियल होंगे उन सभी वैल्यूज पर यहाँ पे आने वाला 0 यहाँ पे आने वाले 0 से ना तो बड़ा होगा ना ही छोटा होगा, इक्वल होना चाहिए था। जबकि यहाँ साइन क्या लगा हुआ है? ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। इसका मतलब है कि यहाँ जो 0 आएगा वो इस 0 से बड़ा नहीं हो सकता, जबकि ये इक्वलिटी यही कह रही है कि ये 0 इस 0 से बड़ा हो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। इसका मतलब है कि जब x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल होगा तो x माइनस मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 नहीं होगा। ये इसकी कंडीशन होगी। ठीक, अब आप दूसरी चेक कर लीजिए। x बिलोंग्स टू नेगेटिव रियल पे आ जाओ। भैया नेगेटिव रियल का मतलब है माइनस की रख के देख लो। -1 क्योंकि यहाँ -1 आ जाएगा +1, लेकिन बाहर एक माइनस लगा हुआ तो -2 हो गया। क्या -2 0 से बड़ा होता है? नहीं होता। इसका मतलब है x माइनस मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, इसके लिए भी बेकार है। ठीक, और अब आप आ जाइए x बराबर 0 पे, तो यहाँ आएगा 0 और ग्रेटर देन 0, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो x माइनस मॉड ऑफ x लेस देन ग्रेटर देन 0, ये तीनों कंडीशन के लिए इंप्लीमेंट हो ही नहीं रहा। मतलब कि ना पॉजिटिव रियल के लिए, ना नेगेटिव रियल के लिए, ना 0 के लिए। तो अब आप क्या मुझे बता सकते हैं कि कोई ऐसा नंबर आपके पास बचा जिसका जो इसके डोमेन में आ जाए? नहीं बचा भाई, क्योंकि सबसे बड़ा सेट होता है रियल नंबर का, और रियल नंबर का कोई भी बंदा इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये तो आप पहले ही हटा चुके हो। अगली बार ये तो अब हो ही नहीं सकता। अब जो हो सकता था वो ये हो सकता था, और ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है इसका डोमेन खाली रह जाएगा, क्योंकि डोमेन में अब कोई नहीं जा रहा। तो डोमेन हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। दैट्स योर आंसर। माने ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन खाली है, जिसके डोमेन में कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे। क्लियर है? तो अब अपने दिमाग से ये भ्रम भी निकाल दीजिएगा कि डोमेन कुछ ना कुछ एलिमेंट देता है। तो डोमेन एलिमेंट आप इनपुट डाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि इनपुट डाल सकते थे आप रियल में से, और रियल कोई नंबर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर ही नहीं रहे। ना इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, ना इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं। और जब दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो कंडीशन ही तीन ही बनेगी, या तो ग्रेटर बनेगा, या इक्वल बनेगा, या लेस बनेगा। और ये तीनों ही कंडीशन को डिनाई कर रहा है, तो फिर डोमेन में कुछ जाएगा ही नहीं। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसे। अब आ जाइए आप सेकंड वाले पे। देखिए चीजें समझ में तभी आएंगी जब आप कोशिश करेंगे समझने की, ठीक है ना? और कठिन कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें वैसे तो आपके 11th के सिलेबस की हैं, ये अभी 12th का सिलेबस तो है भी नहीं, लेकिन मैं बता आपको इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये 12th में क्वेश्चंस बन जाते हैं, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी बन जाते हैं, और 12th के बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई फंक्शन आपको 1 1 ऑन 2 वगैरह तरीके का प्रूफ करने को दे दिया जा रहा है, तब दिक्कत होती है। तो आप वीडियो को अगर पुराने वीडियोस को ध्यान से देख रहे होंगे और आज का वीडियो भी आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में पूरी बात आएगी। बस जो बताया गया उसको सोचिए, जो कंडीशन आपको बताई थी वो सोचिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिए, मैं सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब सेम काम में करूंगा यहाँ पर fx इक्वल टू 1/√x प्लस मॉड ऑफ x। फिर वही कहानी, न्यूमरेटर 1 है, कुछ कर नहीं सकते हैं, मतलब 0.0 नहीं बन सकता, क्योंकि 0.0 बनाओगे तो उसके लिए न्यूमरेटर 0 चाहिए, वो 0 हो नहीं पाएगा, 1 है। इसलिए आपके पास बचा इन्फिनिटी अंडर रूट के अंदर माइनस। अब इन्फिनिटी कब आता है? जब ये 0 के बराबर हो, और माइनस कब आता है? जब ये लेस देन 0 हो। तो दो कंडीशन बन गई आपकी। आप ये लिखेंगे इफ x प्लस मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0 देन फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल लॉजिक, इसमें कोई अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, सिंपल लॉजिक आपको समझा दिया कि भैया अगर डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हुआ तो 1/0 इनफाइनाइट। अगर डिनोमिनेटर अंडर रूट के अंदर है और वो 0 से छोटा हुआ तो अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया मतलब कि वैल्यू हो गई इमेजिनरी। इमेजिनरी इट आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। इसीलिए ये दो केस तो आपको वैसे ही डिनाई करने आए ही नहीं है। तो अब आपके पास क्या आएगा? x प्लस मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। अब आपकी ये इनइक्वालिटी बच गई। अब हम ये देखेंगे कि भैया ये इनइक्वालिटी पॉजिटिव रियल, नेगेटिव रियल या 0 कहां पर सेटिस्फाई करती है, किसको सेटिस्फाई करती है? क्योंकि ऐसे सॉल्व तो हम कर नहीं पा रहे, तो हमको सेटिस्फाई करा के देखना पड़ेगा। तो आप लिखिए इफ x बिलोंग्स टू r प्लस, मतलब पॉजिटिव रियल देख लेते हैं। जैसे आपने यहाँ 1/2 रखा, 1/2 मिलकर 1 इज ग्रेटर देन 0, 1 + 1 इज ग्रेटर देन 0,
2 + 2 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे आप 1x की जगह जो भी नंबर रखोगे वो दोनों जगह रखना पड़ेगा। 100 + 100 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है कि जितने भी पॉजिटिव रियल हैं वो सारे के सारे इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो देन x + mod of x इज ग्रेटर देन 0, ये सही है अपने केस के लिए, इस केस के लिए, ठीक है। अब इफ x = 0 रख दिया, 0 0 + 0 0 हो गया, 0 इज ग्रेटर देन 0, सही है क्या? नहीं। x + mod of x इज ग्रेटर देन 0, 0 के केस में नहीं होगा, मतलब x = 0 इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि 0 0 से बड़ा नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप इक्वल टू पहले ही हटा चुके हो। 0 = 0 तो हटा चुके हो ना, तो इक्वल टू वैसे ही नहीं है, समझ आ गई? ये कंडीशन देना ही हो गई। अब जरा निगेटिव की तरफ चल के देखते हैं एक बार कि इफ x बिलोंग्स टू r-, ठीक है, निगेटिव नंबर ले लिए, सपोज -1 लिया, एक नंबर से ही पता चल जाता है, -1 प्लस, अब मॉड है तो -1 का मॉड +1 होगा, तो 1 - 1 मिलके हो जाएंगे 0, और 0 इज नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन 0। अब माइनस का 1/2 लेते तब भी ये 0 आता, और 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है नेगेटिव नंबर के लिए भी ये इक्वलिटी गलत है, यानी और होनी भी चाहिए। देखिए यहाँ पर जब <0 था, <0 का मतलब नेगेटिव के लिए भी आपने डिनाई कर दिया था, तो पहले ही डिनाई हो चुका है, क्लियर है। तो नेगेटिव नंबर के लिए ये इक्वलिटी लाई नहीं करेगी, और x = 0 के लिए भी लाई नहीं करेगी, केवल किसके लिए लाई कर रही है? x बिलोंग्स टू रियल, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव रियल। तो डोमेन क्या होगा आपका? सारे पॉजिटिव रियल नंबर, ये आपका डोमेन होगा, समझ आ गई बात? सारे पॉजिटिव रियल नंबर वो आपका डोमेन होगा। अब आप इसी डोमेन को कभी कभी किसी बुक में ऐसे भी लिख दिया जाता है, या फिर ऐसे लिख लीजिए, डोमेन = 0 to +∞ ओपन इंटरवल, ये भी सही, क्लियर है? ये भी सही लिखा हुआ है कि डोमेन जो होगा आपका वो 0 to ∞ का ओपन इंटरवल होगा, ठीक है ना। अब आप बहुत लोग सोच रहे होंगे, तो मैंने ये कल ही बता दिया था कि आप यहाँ पे ऐसा नहीं करते, देखो 0 तो वैसे ही नहीं आएगा, क्योंकि 0 तो आप डिराइव कर सकते हो, तो 0 तो नहीं आएगा। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मैं ऐसे लिख दूँ तो क्या परेशानी है, तो मैंने कल ही परेशानी बताई थी कि अगर आपने ऐसे लिख दिया, इसका मतलब आप कह रहे हो कि आपका डोमेन 1 से स्टार्ट होगा, और 0 और 1 के बीच में भी इनफाइनाइट रियल होती हैं, तो वो आपने छोड़ दिए, वो भी तो सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको। कहते 0 और 1 के बीच में 1/2 है, 1/2 मिलके 1 हो रहा है, और 1/1 एक फाइनाइट नंबर है, ना कि डज नॉट एग्जिस्ट। फाइनाइट एग्जिस्ट नंबर है ना, डिफाइंड है ना, डज नॉट एग्जिस्ट है नहीं, तो वो नंबर आपने कहा दिया, तो वो छोड़ दिए। इसका मतलब यानी आप सिर्फ और सिर्फ इसे इन 2 तरीके से ही लिख सकते हैं। तो दैट इज द मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन टू फाइंड अ डोमेन। समझ आ रही बात? ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, इन 2 क्वेश्चन के हो जाने के बाद आपका पॉलिनोमियल बेस्ड हो गया। पॉलिनोमियल कैसा भी हो, उसका डोमेन हमेशा रियल होता है, केवल ध्यान में रखना है कि हमें वही एलिमेंट रियल में लेने हैं जहां पर फंक्शन टोटली वेल डिफाइंड हो, वहां पर ही लेना है और कहीं नहीं लेना। इसके बाद आपका आया स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन की भी डोमेन आपने निकाल ली है। उसके बाद आज मैंने कुछ स्पेसिफिक फंक्शन बताए थे, उनको आप एक बार देख लीजिएगा रिवीजन करके, तो अच्छे समझ में आ जाएगा। और एक लॉग वाला और मैंने करवा दिया था कल। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड डोमेन। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड डोमेन समझने के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें याद रखनी पड़ती है, निकालने का कोई इसमें वो नहीं होता कि भैया निकालते कहते हैं, निकालने का इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें आपको चीज़ें याद रखनी है बस। लेकिन निकालना भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको 11th की पढ़नी है, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड डोमेन नहीं बता रहा, अभी मैं आपको उससे रिलेट करके एक चीज़ बता रहा हूँ जो 11th में आप पढ़ चुके हो। 11th में एक था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, एक चैप्टर था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लास्ट ईयर, जो आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए अगर आपको नंबर सिस्टम नहीं मालूम, या आपको टेबल्स नहीं आती हैं, या प्लस माइनस करना नहीं आता है, तो आप समझ नहीं सकते कि वो मैथमेटिक्स कैसे समझोगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में सारी चीज़ें यही होती हैं। तो सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी उतनी ही ज़रूरी है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, क्योंकि अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें 12th के सिलेबस में मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, या कोई भी ऐसा चैप्टर जिसमें ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम वैल्यू निकालते हैं, उनमें ये सब यूज होते हैं।
तो अब सवाल है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, तो आपको मैं बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा तभी लो। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब है एक ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्री शामिल हो और जिनकी हेल्प से हम दो तरीके की वैल्यू निकालते हैं। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जैसे लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेशन जो एक्स वाई और जेड में हो, या एक्स वाई में हो, या एक्स में हो, या केवल वाई में, या केवल जेड में, बट हो लीनियर। लीनियर का मतलब है कि उनकी पावर जो है वो हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। तो सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो है उसका मतलब है एक ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आती हो और ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम कोई वैल्यू सॉल्व करें। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे x² + 2x + 1 ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें वेरिएबल जो है वो x है और हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। पावर 3 हो जाती है हाईएस्ट, क्यूबिक हो जाती है। अब यही इक्वेशन अगर ऐसी लिख दी जाए ना तो इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक ही रहेगी, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी क्योंकि इसमें sin थीटा आ चुका है। तो ये है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कोई और चीज नहीं होती है, होती वही लीनियर ही है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, इसी टाइप की है, बट उसमें ट्रिग्नोमेट्री आना स्टार्ट हो जाती है। तो अब आप क्या करेंगे, जैसे इसे सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकालते हैं, वैसे इसे सॉल्व करके आप sin थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो जो वैल्यू निकालने को आती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है प्रिंसिपल वैल्यू, एक होती है जनरल वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद समझ लेना, क्योंकि जब अभी नेक्स्ट चैप्टर आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आएगा उसमें भी यूज होगा। फिर जहां जहां भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएगी वहां हर जगह यूज हो रहा होगा, तो आपको पूरा समझना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू दो टाइप की आपकी वैल्यू होती है। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है दोज वैल्यू दे आर लाइव इन any two quadrants in one round of the quadrant from 0 डिग्री to 360 डिग्री। इसको आप ऐसे याद रखिए, प्रिंसिपल वैल्यू ऐसी दो वैल्यूज होती हैं जो 0 से स्टार्ट करके 360 तक आने तक आपको किसी भी दो क्वाड्रेंट में मिल जाए। लेकिन यहाँ किसी भी से मतलब ये नहीं है कि कोई भी दो उठा लेंगे अपने मन से। यहाँ पर उसका मीनिंग ये है कि अगर sin थीटा = माइनस का a होता है तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो बार नेगेटिव होता है और दो बार पॉजिटिव होता है। तो वो जो दो बार नेगेटिव होगा वो भी किन्हीं दो क्वाड्रेंट में होगा, और दो बार पॉजिटिव होगा तो वो भी किसी दो क्वाड्रेंट में होगा। तो यही बात क्या बोली गई है कि प्रिंसिपल वैल्यूज और कुछ नहीं, केवल वो दो वैल्यूज होती हैं जो 0 से 360 का एक राउंड लेते हुए किसी भी दो क्वाड्रेंट में लाई कर जाए। अब वो दो क्वाड्रेंट क्वेश्चन पर डिपेंड करेंगे कि वो कौन से होंगे, आप डिसाइड नहीं करेंगे कौन से होंगे, क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि वो दो क्वाड्रेंट कौन से होंगे। फिर जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तो दो सॉल्यूशन they lies in a quadrant in which the given value of trigonometric function first time negative or positive in n rounds of 0 डिग्री to 360 डिग्री। क्या मतलब हुआ इस बात का समझ लेते हैं। अब देखिए, जैसे जनरल वैल्यू दो वैल्यू होती हैं, सॉरी प्रिंसिपल वैल्यू दो वैल्यू होती हैं, ऐसी जनरल वैल्यू n वैल्यू होती हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है कि दो सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन दे लाइज इन ए क्वाड्रेंट, जो कि एक क्वाड्रेंट में लाई करे, इन विच द गिवन वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट टाइम नेगेटिव और पॉजिटिव। मतलब जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्वेश्चन में मान लीजिए आपको यह बोला गया कि cos थीटा = -1/2, तो आपने ये क्वाड्रेंट बनाया जो 0 से स्टार्ट होगा और 360 तक जाएगा। तो और इसमें अब आप देखेंगे कि cos थीटा पहली बार नेगेटिव कहाँ होता है, क्योंकि cos थीटा दो जगह नेगेटिव होगा, एक बार नेगेटिव यहाँ होगा, एक बार नेगेटिव यहाँ होगा। तो आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि पहली बार नेगेटिव कहाँ होगा वो वैल्यू उठा लीजिए और उसके लगाइए n राउंड,
और एंड राउंड के अंदर जितनी वैल्यू आएंगी एक क्वाड्रेंट की, वो सारी वैल्यू जनरल वैल्यूज कहलाएंगी। तो दैट इज द प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल वैल्यू। सबसे पहले तो आप इसे नोट करेंगे, फिर मैं आगे चल के कुछ चीज़ें और बताऊंगा, तब ही आप डोमेन समझ पाओगे, वरना समझ में कुछ नहीं आएगा। नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब आपको पहले क्वाड्रेंट समझा देता हूँ मैं, बहुत ध्यान से समझना कि क्वाड्रेंट्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक से ही। और ये अब आपको याद रखना है, क्योंकि हम जो भी वैल्यू निकालेंगे वो इसी के हिसाब से निकालेंगे। तो ध्यान से समझ लीजिएगा वैल्यू निकालना, क्योंकि वो इस साल तो काम आएंगी ही। इसके बाद इस साल जितने भी चैप्टर 12th में आने वाले हैं उनमें मोस्ट प्रोबेबली ऐसा बहुत ही कम चैप्टर है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही हो। क्योंकि मैं ये कहता हूँ अपने स्टूडेंट से कि भैया 11th की ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है 12th का 50% सिलेबस। अगर आपको 12th का 50% सिलेबस सीखना है तो ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। तो आप ये समझिए पहले, अभी डोमेन की बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ डोमेन तक पहुंचने का रास्ता आपको बताया जा रहा है। 0, 90, 180, 270 और 360। क्लियर है? जब हम पीछे जाते हैं तो माइनस थीटा, आगे जाते हैं तो प्लस थीटा। यहाँ पे थीटा जो है वो आर्बिट्रेरी है, मतलब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हमें वैल्यू क्या चाहिए। तो थीटा एक एंगल है, ठीक है, एंगल का रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए उसको थीटा मान लिया है। तो अगर आपको यहाँ से पीछे जाना है तो कोई थीटा माइनस कर दीजिए, अगर 90 के आगे जाना है तो प्लस थीटा कर दीजिए। सिमिलर माइनस थीटा प्लस थीटा, माइनस थीटा प्लस थीटा, माइनस थीटा प्लस थीटा एंड माइनस थीटा प्लस थीटा। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल आपको राइट हैंडेड सिस्टम दिया हुआ है, जिसमें आपको बोला है कि आपको 0 से चलना है और 360 पे लौट के आना है। आगे जाओगे तो प्लस करोगे, पीछे जाओगे तो माइनस करोगे। थीटा एक सिंबल है एंगल को रिप्रेजेंट करने का। अब ये है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब आपके पास जो रेशियोज होते हैं, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, कोसेक होता है एंड सेक होता है। ये 6 के 6 रेशियो जो है वो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। सेकंड वाले में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, और लास्ट वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। समझ आ रही बात? इसके अलावा इन क्वाड्रेंट में बाकी के जो बचेंगे 4 वो होंगे नेगेटिव। क्लियर कट? नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आते हैं एट एक्स एक्सिस और एट वाई एक्सिस। एट एक्स एक्सिस बोले तो ये वाली एक्सिस जिसपे 0, 360 और 180 लाई कर रहा है, और वाई एक्सिस बोले तो 90 और 270 वाली एक्सिस। ठीक, इनपे क्या होता है, एक्स एक्सिस पे रेशियो चेंज नहीं होता, नो रेशियो चेंज, और इसमें रेशियो चेंज हो जाता है वाई एक्सिस पे। मतलब जब जब आप वाई एक्सिस पे लाई करेंगे आपका रेशियो बदल जाएगा, और जब जब आप एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे आपका रेशियो जो है वो चेंज नहीं होगा। अब सवाल आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो चेंज। तो आप मीनिंग भी समझ लीजिए यहाँ पर, मीनिंग ऑफ रेशियो चेंज। तो देखिए रेशियो चेंज का मीनिंग होता है कि साइन हो तो कॉस बन जाए, कॉस हो तो साइन बन जाए। मैं दोनों तरफ एरो लगा दे रहा हूं, दोनों तरफ एरो का मतलब समझ लेना कि साइन कॉस में बदल जाए और कॉस हो तो साइन में बदल जाए। टेन हो तो कॉट में बदल जाए, कॉट हो तो टेन में बदल जाए, सेक हो तो कॉसेक में बदल जाए, कॉसेक हो तो सेक में बदल जाए। अब ये पूरा डायग्राम आपको हर वक्त दिमाग में रहना चाहिए, तभी आप वैल्यू निकालने में आसानी होगी और आप प्रिंसिपल और जनरल वैल्यू आसानी से समझ पाओगे। लेकिन ये आपके दिमाग में होना चाहिए। क्लियर है? तो सबसे पहले तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका यूज सिखाऊंगा कि क्या इसका यूज होता है और क्या हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। नोट करिए फटाफट। चलिए देखते हैं कि यूज क्या था। तो देखिए बहुत ध्यान से समझना, ठीक। जैसे मैंने लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, एक एक मैं उठा रहा हूं सबके। टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, कोसेक 270 प्लस थीटा, फिर साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, ठीक। और बाकी के 4, 5, 6 जो हैं वो अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। फिलहाल तो आप इसके बारे में समझ लीजिए। ये हर टाइप का एक क्वेश्चन मैंने उठा लिया, एक पॉइंट इसको यूज करके। अब आपको देखिए कैसे यूज करना था, ध्यान से सुनिए। यहां जो ये 90, 180, 270, 360 लिखा हुआ है ना, ये आपको क्या करना है इसके बारे में देखिए। यहां पर 90 है तो 90 के 2 काम है।
पहला आपको ये बताना कि आप कौन सी लाइन पे जाओगे, और दूसरा आपको ये बताना कि आप कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे, और ये अपने दोनों काम करके वहां से हट जाता है। ठीक है, जैसे 90 माइनस थीटा का मैंने ये प्लस का साइन दिमाग में रखा हुआ है, ये चीजें पूरी याद मतलब रखनी है, बार बार बनानी नहीं है। मैंने तुरंत देखा कि भाई 90 यहाँ आता है। ठीक, तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आनी चाहिए वो ये थी कि ये वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस पे साइन बदल जाएगा कॉस में, तो ये बात तो तय है कि आंसर आएगा कॉस थीटा। समझ आ गई बात। अब आप बहुत से लोग पूछ रहे क्वेश्चन बाद में करेंगे 90 कहाँ चला गया, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यहाँ 90 लिखा हो या 180 या 270 या 360 या 0 कुछ भी लिखा हो, वो अपने दोनों काम करेगा और वहां से हट जाएगा। तो पहला काम वो कर चुका है, पहला काम वो कर चुका है, ये बताइए कि आप 90 है, 90 वाई एक्सिस पे होता है और वाई एक्सिस पे रेशियो चेंज हो जाएगा तो साइन का बन गया कॉस। इसलिए यहाँ जो लिखा होगा वो यहाँ पर नहीं आएगा, आंसर वहां पे थीटा में ही आएंगे। ठीक, अब एक और काम अभी बचा हुआ है 90 माइनस थीटा। देखिए 90 माइनस थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे होते हैं पॉजिटिव। ठीक, तो यहां पर प्लस आएगा क्योंकि सारे क्या है पॉजिटिव। अब यहां पर एक चीज और समझ लीजिए, यहां साइन की वजह से प्लस आया है, कॉस की वजह से प्लस नहीं आया। मतलब यहां जो साइन आएगा ना वो इसकी वजह से यहां आएगा, इसकी वजह से नहीं आएगा यहाँ। ठीक, एक और देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे ये बोला cos 90 प्लस थीटा, मैंने देखा भाई 90 घेरा और ये तो वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस में cos हो जाता है साइन में चेंज, तो आंसर आएगा साइन थीटा। ठीक, अब एक और काम अभी बचा हुआ है और वो काम क्या है, वो काम आपका ये है, ये यहां पर जो आपके पास 90 प्लस थीटा है, तो ये रहा आपका प्लस का साइन, ये रहा 90, ये रहा प्लस थीटा। क्लियर है, ये तो है, पिछले वाले में माइनस थीटा था, इस वाले में प्लस थीटा है, ये गिवन है। अब प्लस थीटा का मतलब क्या, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो कौन सा प्लस का होता है, साइन और कॉसेक प्लस के होते हैं, और हमारे पास यहाँ क्या दिया हुआ है कॉस, तो यहाँ आएगा माइनस। अब यहाँ बताओ क्या गलती होती है, अगर आपने ध्यान से नहीं सुना होगा, आप देखेंगे कि भाई कॉस साइन में चेंज हो गया और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है प्लस का, तो यहाँ प्लस लगा देंगे, गलत हो जाएगा क्योंकि आपने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। मैंने बोला यहाँ जो माइनस प्लस आएंगे वो इसकी वजह से आएंगे क्योंकि यही तो चेंज होकर साइन बन रहा है, साइन चेंज होकर कॉस बन रहा है, यहाँ कॉस साइन, तो यहाँ से यहाँ आ रहे हो, इसलिए ये देखा जाएगा यहाँ पर कैसा होगा। समझ आ गई बात। सिमिलरली 10 वाले पे आ जाइए। अब आप 10 वाले पे गए तो आपने देखा 180 में, 180 कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब मैं तुरंत समझ गया कि एक्स एक्सिस पे जो रेशियो है वो चेंज नहीं होता एक्स एक्सिस पे, इसीलिए tan थीटा का tan थीटा ही रहेगा। अब सवाल आता है कि tan 180 माइनस थीटा भैया, तो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव, तो यहाँ साइन और कोसेक तो है नहीं, यहाँ tan है, तो इसलिए कैसा आएगा नेगेटिव, इसलिए यहाँ माइनस करते हैं। ठीक है, कॉट वाले में आ जाइए, कॉट 180 प्लस थीटा, मैंने फिर देखा कि ये 180 है, 180 मतलब एक्स एक्सिस में चेंज कुछ होगा नहीं, तो कॉट का कॉट ही रहेगा। प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, थर्ड में tan और कॉट दोनों ही प्लस के होते हैं और ये कॉट है तो प्लस का ही होगा। ठीक है ना, समझ में आ रही होगी बात। जैसे तो आपके लास्ट ईयर समझ चुके हैं क्योंकि ये लास्ट ईयर का ही सिलेबस है, ये 12th का सिलेबस नहीं है, लेकिन आपको बताना इसीलिए है क्योंकि अब आप जो भी पढ़ेंगे वो सब इससे रिलेट करके पढ़ेंगे। सेक में आ जाएंगे, सेक 270 माइनस थीटा, मैंने देखा 270 तो भैया वाई एक्सिस पे होता है, अब वाई एक्सिस पे होता है तो सेक टाइम में चेंज हो जाएगा, कॉसेक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेशियो बदलता है वाई एक्सिस पे और सेक कॉसेक में चेंज हो जाता है, तो सेक कॉसेक में चेंज हो गया। अब 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव, और यहाँ है कॉसेक, सॉरी यहाँ है सेक, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का कॉसेक थीटा। अब आ जाइए कॉसेक पे, 270 फिर से वही है, तो इसका मतलब है कि सेक में चेंज हो जाएगा, सेक कॉसेक में बदला था तो कॉसेक का भी बदल जाएगा, सेक में बदल जाएगा। अब 270 प्लस थीटा चाहिए, 270 प्लस थीटा पहुंच गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस और सेक दोनों प्लस के होते हैं, और ये आपका था कॉसेक, कॉस और सेक प्लस के होते हैं, कॉसेक प्लस का नहीं होता, तो कॉसेक प्लस का नहीं होता है तो क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, क्योंकि कॉस और सेक प्लस के होते हैं, बाकी सब तो नेगेटिव ही होंगे। अब आ जाइए साइन, साइन 360 माइनस थीटा, मैंने देखा 360 तो भैया यहाँ होता है एक्स एक्सिस पे, मतलब कि साइन चेंज नहीं होगा, मतलब कि साइन का साइन ही रहेगा। अब 360 माइनस थीटा क्वाड्रेंट बन गया चौथा, चौथे में कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव, और ये था साइन के आगे नेगेटिव। ठीक, फिर आप आए 360 प्लस थीटा पे, अभी भी मैं कॉस का कॉस ही रहने दूंगा क्योंकि अभी भी एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे रेशियो चेंज नहीं होता। और 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे होते हैं पॉजिटिव, यहाँ लगा दीजिए प्लस का साइन,
तो ये इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। फिलहाल तो इतनी चीजें तो आपको दिमाग में रहनी ही चाहिए हर वक्त। आप नोट कर लीजिए ध्यान से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं आपको पहले प्रिंसिपल वैल्यू समझा देता हूं, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू और फिर जनरल वैल्यू। तो आज वैसे तो ये प्रिंसिपल और जनरल ही हो पाएंगे, आप इस पे ही काम कर लें, ठीक है। और कुछ फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा जो आपको याद रखने, 11th के ही हैं, नए कोई फॉर्मूले नहीं है, 11th के ही हैं, ठीक है। क्योंकि उसके बाद ही आप ट्रिग्नोमेट्री के डोमेन समझ पाओगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होती है, तो देखिए एक एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं। इफ साइन थीटा इक्वल टू 1/2, ध्यान से समझना पूरी बात, क्लियर कट, एक एक बात ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिए और लेक्चर को ध्यान से देखिए तो समझ में आएगा। साइन थीटा 1/2, अब आपको करना ये है कि आपको जाना है क्वाड्रेंट में और ये ढूंढना है कि साइन 2 बार पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर होता है। तो एक बार साइन पॉजिटिव होता है यहाँ पर और एक बार साइन पॉजिटिव होता है यहाँ पर, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में। बाकी थर्ड और फोर्थ में तो नेगेटिव ही होगा, क्योंकि पहले में ऑल पॉजिटिव है, दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव है। और मैंने बोला कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 बार पॉजिटिव और 2 बार नेगेटिव हो सकता है, उसके अलावा तीसरी बार नहीं आता। समझ आ गई बात? तो आप ध्यान से देखिए, फिर तो वो रिपीट करता है बार बार। तो जैसे ये 2 पॉजिटिव है, तो पहला क्वाड्रेंट कौन सा है, तो पहले में आएंगे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पूरा सब्जेक्टिव बता रहा हूं तो सब्जेक्टिव भी समझें कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव है, तो साइन थीटा में 1/2 वैल्यू का की होती है, आप ये देख लीजिए। तो ये हो गई साइन π/6 की वैल्यू, यानी साइन 30 की वैल्यू, ठीक। अब दोनों तरफ हम करेंगे कंपैरिजन, तो थीटा का पहली प्रिंसिपल वैल्यू π/6 होगी इन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब आइए आप सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड में अब आप लिखेंगे इसे इन सेकंड क्वाड्रेंट। जो आप फर्स्ट में तो निकल आई, तो आप सेकंड में निकालिए। तो सेकंड में भैया क्या होती है, तो देखिए जरा, यही चीज उठानी है, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 और इसको साइन π/6 लिख लेना है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले ही लिख लेना है। लेकिन अब आप आगे ध्यान समझ, ठीक, यहां पर जाने के लिए, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए या तो हम π/2 प्लस थीटा करें या फिर π माइनस थीटा करें। इन दोनों के अलावा आप तीसरी कोई चीज कर ही नहीं सकते। तो अब आप ये भी नहीं कर सकते, मतलब आप π/2 प्लस नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने π/2 प्लस थीटा यहां पर किया तो साइन बदल जाएगा कॉस में और दोनों तरफ कंपेयर नहीं हो पाया था, जैसे यहां हो गया। समझ आ गई बात? इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, π माइनस थीटा ही कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना, ध्यान समझ लेना, कोई काम आएगा ये आगे। साइन π/6, अब कहां जा रहे हो, सेकंड में, और सेकंड में जा कैसे रहे हो, π माइनस करके। तो आप यहां π/6 की जगह लिखेंगे π माइनस π/6। समझ आ गई बात? ये बात ध्यान रखनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट था तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो फर्स्ट में तो कहीं जाना ही नहीं था, तो फर्स्ट एज इट इज रहा। लेकिन जब सेकंड में जाना होगा तो आप π/2 प्लस थीटा नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ π/2 प्लस थीटा किया होता तो साइन कॉस में बदल जाता और फिर दोनों तरफ कंपेरिजन नहीं होते। इसलिए आपने π माइनस थीटा किया और π/6 को हटा के यहाँ लिख दिया π माइनस π/6, जो कि सॉल्व करेंगे तो 5π/6 आएगा और थीटा की सेकंड वैल्यू 5π/6 होगी। तो दैट इज द प्रिंसिपल वैल्यूज इन द केस ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 1/2। ये 2 केस हैं जहां पर थीटा की वैल्यू एक है π/6, जिसको साइन थीटा बराबर 1/2 में रखेंगे तो LHS बराबर RHS आएगा, और दूसरी वैल्यू है थीटा इक्वल टू 5π/6, जिसको साइन थीटा बराबर 1/2 में रखेंगे तब आपके पास LHS इक्वल टू RHS आएगा। और इसके अलावा तीसरी कोई कंडीशन जनरेट ही नहीं होगी। क्लियर है? चलिए एक और देखते हैं। अभी आपको इतनी जल्दी समझ में शायद नहीं आया होगा, वैसे तो आपने, मैंने बोला ना आपको ये पढ़ना चाहिए था 11th में ढंग से, लेकिन आपने नहीं पढ़ा है या क्या, तो वो आप देख लीजिए। फिलहाल तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की कि जो चीज़ आपको बताई जा रही है उसको क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि लास्ट 3 लेक्चर जब मैंने समझाए हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझसे वो बातें पूछ रहे हैं जो लेक्चर में पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं क्योंकि वो ध्यान से लेक्चर नहीं देख रहे, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब देखिए जैसे ये दिया हुआ है cos थीटा इक्वल टू माइनस का रूट 3/2, तो अब आप ये सोचिए कि आपका cos 2 बार नेगेटिव कहाँ होता है, तो पहली बार नेगेटिव यहाँ होता है और दूसरी बार नेगेटिव यहाँ होता है, ठीक। ये कैसे पता चलेगा, तो अभी क्वाड्रेंट में आपको क्या होता है ना, ऑल पॉजिटिव, सेकंड वाले में साइन कोसेक पॉजिटिव, तीसरे वाले में tan और cot पॉजिटिव और चौथे वाले में sec और cos पॉजिटिव, यही बताया था। तो उसी हिसाब से हमारे लगा दिया। अब देखिए
यहां पर आप जाना चाहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वो या तो आप पाई बाई 2 प्लस करके जाएं या पाई माइनस करके जाएं। पाई बाई 2 प्लस आप कर नहीं सकते क्योंकि ये है वाई एक्सिस, और अगर आप यहाँ पाई बाई 2 प्लस करेंगे तो ये कॉस साइन में बदल जाएगा और फिर दोनों तरफ कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए पहले हम हेडिंग डालेंगे कि इन सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब आप एग्जामिनर को ये बताएंगे कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट में आप जा रहे हैं, और आप जा कैसे रहे हैं तो जरा ध्यान दीजिए। इसे पहले लिखने का तरीका सीखिए। अभी मैं सेकंड में जा नहीं रहा हूं, अभी मैं पहले देख रहा हूं। देखिए ये था cos थीटा इक्वल टू माइनस का √3/2, तो माइनस को तो यहीं छोड़ दो, और √3/2 देखो कहां होता है, पाई बाई 3 की वैल्यू होती है, सॉरी पाई बाई 6 की वैल्यू होती है, पाई बाई 6 की वैल्यू होती है √3/2। अब इसको ही यहां उतार लेना है, ठीक, जब आप जा रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन आप सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो तो ये तो लिखना बेकार होगा, कंपैरिजन तो तब हो पाएगा जब ये माइनस नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, सेकंड में जाएंगे पाई माइनस थीटा करके, क्योंकि अगर आपने पाई बाई 2 प्लस किया होता तो कॉस बदल जाता साइन में, वो तो कर नहीं सकते, तो क्या करते हैं पाई माइनस थीटा। तो यहां से ये माइनस हटा दीजिए और पाई बाई 6 की जगह लिख दीजिए पाई माइनस पाई बाई 6। ठीक, अब आप सोच के देख लीजिए उल्टा, cos 180 माइनस थीटा, यही तो मतलब हुआ इसका, cos 180 माइनस थीटा। तो जरा देख लो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, cos 180 माइनस थीटा होता है कि भाई 180 है तो cos का cos ही रहेगा, और 180 माइनस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो माइनस आ जाएगा। अब जरा यहाँ थीटा की जगह क्या था, पाई बाई 6 था, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का cos पाई बाई 6। देखिए वही आ गया, समझ आ गई बात। तो इसको उल्टा लिखा गया जिससे दोनों तरफ कंपैरिजन हो पाए। अब आप देखिए हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू ये हो गया cos 5 पाई बाई 6, दोनों तरफ कंपैरिजन किया तो आ गया 5 पाई बाई 6, यानी कि आपकी पहली प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगी, और सेकंड क्वाड्रेंट का पहला मेंबर होगा 5 पाई बाई 6, यानी कि जब हम 5 पाई बाई 6 को यहाँ रखेंगे तब LHS बराबर RHS आएगा। सेकंड वैल्यू और निकालनी है, सेकंड निकाल लेते हैं। सेकंड निकाल लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट की, इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब फिर वही सवाल कि थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो क्या करें, तो आप या तो पाई प्लस थीटा करें या तो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा करें। 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा कर नहीं सकते क्योंकि वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर रेशियो चेंज हो जाता है, तो इसलिए कंपेरिजन नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाई प्लस थीटा करना पड़ेगा। तो यही उठाइए cos थीटा इक्वल टू माइनस का cos पाई बाई 6, माइनस हटा दीजिए, cos आ जाएगा पाई प्लस पाई बाई 6, cos थीटा बराबर मिल जाएगा cos 7 पाई बाई 6, दोनों तरफ कंपैरिजन करेंगे तो मिल जाएगा 7 पाई बाई 6। दैट्स योर आंसर। तो दे बोथ आर द प्रिंसिपल वैल्यूज which satisfying cos theta equal to minus √3/2 and they both are principal values in the two cases। क्लियर है, इन दोनों ही केसेस में ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यूज हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो 2-3 वैल्यू आप खुद निकाल के देखिए तो समझ में आ जाएगा कि भैया प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, कि एक राउंड की 0 से लेके 360 तक का एक पूरा राउंड की वो दो वैल्यू जहां पर या तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो। अब ये या जो है वो अपने मन से नहीं लिया जाएगा, आर्बिट्रेरी नहीं होगा। जैसा यहाँ पॉजिटिव था तो 2 पॉजिटिव देखे गए थे, यहाँ नेगेटिव था तो 2 नेगेटिव देखे गए थे। समझ आ गई बात। और यूज किया था क्वाड्रेंट्स का, ठीक। तो दे आर द प्रिंसिपल वैल्यूज जो आपसे पूछी जाएंगी इस साल भी, मतलब क्वेश्चन में यूज होंगी। अब हम आते हैं उन चीजों पर जो हम नेक्स्ट पॉइंट लेके चलने वाले हैं, जो कि है जनरल वैल्यू। तो वैसे आप नोट कर लीजिए, फिर अपन जनरल वैल्यू पे चलते हैं। अब देखिए जनरल वैल्यू क्या थी, तो देखिए जनरल वैल्यू का था कि आपको इसमें n नंबर ऑफ राउंड्स लेने हैं। अब वो हमारे लिए बहुत टेढ़ा काम है। n नंबर ऑफ राउंड्स का मतलब क्या है कि जैसे आपने अभी साइन थीटा इक्वल टू 1/2 की 2 वैल्यू निकाली प्रिंसिपल, ऐसे ही यहाँ जनरल निकालिए n राउंड्स में। तो n राउंड्स किसको पता है कैसे लेंगे, तो उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले दिए गए जिनका यूज आपको करना होता है। तो पहली कंडीशन होती है कि अगर कंडीशन साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा बन जाए, अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा की कंडीशन बन जाए तो जो जनरल वैल्यू होती है वो है n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। दैट इज द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इन द केस ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। क्लियर। सिमिलरली cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा अगर आपको मिल जाए तो थीटा बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, दैट इज 2n पाई। ये इस केस में। तीसरा केस
टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा अगर मिल जाए तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा होगा, ये जनरल वैल्यू होगी। फिर होता है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, तीन केस बने, तीनों में से कोई भी बन जाए तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा बने। क्लियर है। और आखिरी दो इंपॉर्टेंट केस जिन्हें मैं बोलता हूं स्पेशल केस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले और सबसे ज्यादा गलत होने वाले स्पेशल केसेस। स्पेशल केस में दो केस होते हैं, एक साइन थीटा इक्वल टू 1 और एक होता है कॉस थीटा इक्वल टू 0। इन दोनों में साइन थीटा इक्वल टू 1 में हम ये केस नहीं लगा सकते कि आपने यहां लिख दिया साइन पाई बाई 2 और ये हो गया बना दिया, नहीं, गलत हो जाएगा। थीटा बराबर सीधा होगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2 और इसका रीजन मैं आपको जब ग्राफ पढ़ाऊंगा तब दूंगा, अभी इसके बाद ही ग्राफ होंगे। साइन थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 और अगर कॉस थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2। ये हैं आपकी वो जनरल वैल्यूज, 5 जनरल वैल्यूज जिनका यूज हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करके जनरल वैल्यू निकालने में करते हैं। तो इसको आप जरा सबसे पहले तो नोट कर लीजिए फटाफट से और उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। नोट करिए फटाफट। अब देखिए, जैसे आपने प्रिंसिपल वैल्यू समझी थी वैसे जनरल वैल्यू भी जरा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया कि भैया साइन थीटा इक्वल टू होता है माइनस का 1/√2, सपोज ये गिवन है और बोला थीटा की जनरल वैल्यू निकालो, तो आप क्या करना है? तो सबसे पहले तो आप माइनस को वैसे छोड़ दो, ये सोचो कि साइन में 1/√2 का एक वैल्यू होती है, तो वो होती है साइन पाई बाई 4 और अब आप जाइए यहाँ, ठीक। अब आप ये देखिए कि साइन पहली बार नेगेटिव कहाँ होगा, डेफिनेशन लिखी हुई है, समझिए ना। प्रिंसिपल वैल्यू में हमें दो वैल्यू चाहिए होती हैं, अगर प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी होती तो दो बार नेगेटिव कहाँ होगा, ले लेते, लेकिन अगर जनरल वैल्यू निकालनी है तो पहली बार नेगेटिव कहाँ होगा, ये लेंगे। तो पहली बार नेगेटिव होगा यहाँ पर। यहाँ पे जाने के दो तरीके, या तो पाई प्लस थीटा करो या तो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा करो। ये आप कर नहीं सकते क्योंकि साइन बदल जाएगा कॉस में और फिर कोई केस बन नहीं पाएगा जनरल वैल्यू का, तो आप क्या कर सकते हैं, पाई प्लस थीटा कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए साइन थीटा इक्वल टू माइनस हटा देंगे और यहाँ आ जाएगा पाई प्लस पाई बाई 4। अब आप उल्टा सोच के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। साइन 180 प्लस थीटा, मान लो ये थीटा है, 180 प्लस थीटा, तो देखिए साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, तो साइन 180 है, 180 मतलब एक्स एक्सिस चेंज कुछ होगा नहीं, साइन थीटा ही रहेगा। और 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड में साइन होता है नेगेटिव, और अगर हम थीटा की जगह पाई बाई 4 कर दें तो यहाँ भी पाई बाई 4 आ जाएगा, तो देखिए वही आ रहा है। समझ आ गई बात? तो ये है, अब आप ध्यान से देखिए ये कंडीशन बना क्या गया, ये बना गया साइन थीटा इक्वल टू साइन, सॉल्व करिए 5 पाई बाई 4, मतलब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा की कंडीशन बन गई। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा, अल्फा की जगह 5 पाई बाई 4, दैट इज योर जनरल वैल्यू। ये है आपकी वो जनरल वैल्यू इन द केस ऑफ साइन थीटा इक्वल टू माइनस का 1/√2। समझ आ गई बात? तो ये आपको निकालनी थी। क्लियर है? एक और देख लेते हैं जरा, ठीक है। ये सारी चीजें आप तो 11th में पढ़ चुके हैं और वहां ही पढ़नी थी, वहां से ही यहाँ पर आई हैं, यहाँ कोई मैं नई चीज नहीं बता रहा हूँ, आप 11th में पढ़ चुके हैं। मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूँ आज के लेक्चर में कि ये चीज़ें आपको याद रखनी है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री के डोमेन निकालेंगे। तो डोमेन निकाल ही तभी पाओगे जो कि याद होगी। एक और केस देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज आपको बोला गया है 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। बोला इस एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकालिए या जनरल वैल्यू निकालिए। प्रिंसिपल वैल्यू अपने तरफ से बोली जाती है तभी निकालनी होती है। अगर वो ये बोल रहा है वैल्यू निकालो तो भी जनरल निकलेगी, अगर वो जनरल बोल रहा है तो भी जनरल निकलेगी। तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ देखिए, यहाँ जो गलती आप लोगों से होगी और होती ही है क्योंकि हमें सिखाई ही वही गई है, ठीक है, तो कि भाई साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस √3/2, गलत। जैसे ही आपने किया, एग्जामिनर देखते ही आपका कट मार देगा। और जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी गलतियां बिल्कुल ना करें, क्योंकि वहां वो ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे जिसमें ये कंडीशन दी गई होगी। तो आप करेंगे कैसे? तो जरा ध्यान दीजिए। इसको मैं लिख सकता हूँ √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इधर स्क्वायर है। साइन स्क्वायर थीटा, अब आप सोचिए साइन थीटा में √3/2 वैल्यू होती है साइन 60 की, तो साइन पाई बाई 3 और होल स्क्वायर लगा रहेगा।
तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 3। और अब ये कंडीशन देखिए, आपकी जो चौथा वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है उसमें साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा आ रहा है। तो ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। दैट इज द जनरल वैल्यू, दैट इज द राइट चॉइस जनरल वैल्यू। ये बिल्कुल करेक्ट चॉइस यही होगी, ऐसे ही होगा क्वेश्चन। समझ आ रही बात। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपको कहीं पर क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि चलिए काम करिए cos 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू 0, बताइए जनरल वैल्यू क्या होगी। तो आदमी तुरंत लग जाता है इस काम करने में, अच्छा cos 3 पाई बाई 2 होगा, फिर 3 थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, और बोला आंसर हो गया। गलत, मेथड ही गलत। ठीक, ये नहीं कर सकते क्योंकि दैट इज अ स्पेशल केस, और स्पेशल केस का मतलब है कि आप ये वाली कंडीशन लगाएंगे पाई बाई 2 ये वाली, और इसमें 3 थीटा इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 2n पाई प्लस पाई बन जाएगा, और 3 का कर देंगे डिवाइड, तो ये बन जाएगा ये। दैट इज द आंसर। समझ आ गई बात, ये आपका आंसर होगा। क्लियर। तो ये सही चॉइस करना भी आपकी ड्यूटी है। ये क्वेश्चन देखिए, सही चूज करिए, उसके बाद फॉर्मूला लगाइए। ये नहीं कि कुछ भी लगा दें आप। समझ आ गई बात, यही इस तरीके से करना है, क्योंकि मैंने आपको ये सारी चीजें इस वजह से ही बताई हैं कि जो आपको एक चीज समझ में आ जाए, जिससे कि कल जब हम डोमेन ट्रिग्नोमेट्री के निकालें तो आपकी एक चीज समझ में आए। क्लियर है। फिलहाल आज के लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूं, और आज का लेक्चर आप बहुत ध्यान से देख के अपने नोट्स बना लीजिए, जिससे कि आगे कल जो मैं पढ़ाऊँ वो आपको समझ में आए, क्योंकि कल होगा डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड रेंज और बताएंगे कल से। ठीक है, चलिए, ओके, बाय।